नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। देश को मिली एक और रामसर साइट। बिहार के कटिहार जिले के गोगाबील झील को मिली अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। मकसद है वेटलैंड्स का संरक्षण और उनके समझदारी पूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। ओडिशा में देश के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन प्लांट की रखी गई नींव। प्लांट भारत की टेक आत्मनिर्भरता की दिशा में है एक ऐतिहासिक कदम। प्लांट के जरिए भारत शामिल हुआ हाई परफॉर्मेंस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की रेस में। और भारत ने हाल ही में ताजिकिस्तान स्थित अपने रणनीतिक एनी एयर बेस से अपना ऑपरेशन औपचारिक रूप से किया समाप्त। यह बेस देश का पहला विदेशी सैन्य ठिकाना था। 2022 में द्विपक्षीय समझौते की अवधि खत्म होने के बाद भारत ने उठाया ये कदम। पहली खबर बिहार से। दरअसल बिहार के कटिहार जिले के गोगाबील झील को अब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त रामसर साइट का दर्जा मिल गया है। इस मान्यता के साथ भारत की वेटलैंड संरक्षण सूची में एक और कीमती प्राकृतिक धरोहर जुड़ गई है। आपको बता दें कि गोगाबील झील को बिहार की पहली कम्युनिटी रिजर्व के रूप में पहले ही घोषित किया जा चुका था और अब इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वेटलैंड संरक्षण की अहम श्रेणी में शामिल कर लिया गया। अब जरा समझते हैं कि गोगाबील झील है क्या। यह झील बिहार के ट्रांस गैंगेटिक प्लेन्स क्षेत्र में स्थित है और एक ऑक्सबो टाइप वेटलैंड है, यानी ये नदी के पुराने मोड़ से बनी प्राकृतिक झील है। इसके उत्तर पूर्व में महानंदा नदी और दक्षिण में गंगा नदी बहती है, जिससे ये इलाका बेहद उपजाऊ और पारिस्थितिकी रूप से समृद्ध बनता है। यहाँ के स्थानीय संस्कृति भी इस झील से गहराई से जुड़ी है। सिरवा, अड़रा और छठ जैसे पारंपरिक त्योहार इसी वेटलैंड क्षेत्र में पूरे उत्साह से मनाए जाते हैं, जो प्रकृति और लोक जीवन के सुंदर मेल को दर्शाते हैं। अब जानते हैं कि रामसर कन्वेंशन आखिर है क्या। देखिए, रामसर कन्वेंशन 1971 में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य वेटलैंड्स के संरक्षण और उनके समझदारी पूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। इसका मकसद स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए पारिस्थितिकी संतुलन और सतत विकास को सुनिश्चित करना है। बिहार में अब कुल 6 रामसर साइट्स हैं, जिससे ये संख्या के मामले में तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद देश में अब तीसरे स्थान पर है। वहीं एशिया में भारत शीर्ष स्थान पर बना हुआ है और विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। भारत से आगे है ब्रिटेन 176 साइट्स के साथ और मैक्सिको 144 साइट्स के साथ। वर्तमान में दुनिया भर में कुल 2546 रामसर साइट्स दर्ज हैं। दोस्तों, हाल ही में ओडिशा में देश के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन प्लांट की नींव रखी गई। मुख्यमंत्री ने इसके ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में कहा कि यह सिर्फ एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि भारत की टेक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस प्लांट के जरिए भारत अब हाई परफॉर्मेंस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के रेस में शामिल हो गया है, वो भी पूरी वैल्यू चेन के साथ। अब जरा समझते हैं कि आखिर सिलिकॉन कार्बाइड होता क्या है। देखिए, ये सिलिकॉन और कार्बन का एक क्रिस्टलाइन यौगिक है, जिसकी केमिकल फॉर्मूला जिसका है SiC। इसे पहली बार 1891 में अमेरिकी वैज्ञानिक एडवर्ड जी एचेसन ने खोजा था। इसे सिंथेटिक रूप से बनाया जाता है और ये आज दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नॉन ऑक्साइड सिरेमिक है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी कठोरता और तापीय चालकता। आपको बता दें कि सिलिकॉन कार्बाइड सबसे कठोर सिरेमिक पदार्थों में से एक है, जो डायमंड, बोरॉन कार्बाइड और क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड के बाद आता है। इसकी थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम होती है और ऑक्सीकरण और घिसावट के प्रति अद्भुत प्रतिरोधक क्षमता है। यही वजह है कि इसे सेमीकंडक्टर मटेरियल के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है, यानी इसकी विद्युत चालकता धातु और इंसुलेटर के बीच होती है। अब बात करें इसके उपयोगों की, तो सबसे पहले एब्रेसिव्स के रूप में इसका उपयोग किया गया, क्योंकि यह बेहद कठोर है। दूसरा, इसे रिफ्रैक्टरी लाइनिंग्स और हीटिंग एलिमेंट्स के रूप में औद्योगिक भट्टियों, रॉकेट इंजन और पंपों के वेयर रेजिस्टेंट पार्ट में लगाया गया। तीसरा, यह लाइट एमिटिंग डायोड्स यानी LEDs के लिए सेमी कंडक्टिंग सबस्ट्रेट्स के काम आता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संक्षेप में कहें तो सिलिकॉन कार्बाइड अब भविष्य की इंडस्ट्री का धड़कता दिल बनता जा रहा है, खासकर AI चिप्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्पेस टेक्नोलॉजी के युग में। ओडिशा में शुरू हुआ यह प्लांट भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर चेन में एक मजबूत स्थान दिलाने की दिशा में निर्णायक साबित हो सकता है। दोस्तों, लखनऊ ने एक बार फिर अपने शाही स्वाद और परंपरा से दुनिया को प्रभावित कर दिया है। हाल ही में इसे यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में गैस्ट्रोनोमी यानी कि खान पान कला कैटेगरी के तहत शामिल किया गया।
यह घोषणा यूनेस्को के 43वें जनरल कॉन्फ्रेंस सत्र में हुई, जिससे लखनऊ अब उन चुनिंदा वैश्विक शहरों में शामिल हो गया है जो अपने सांस्कृतिक और रचनात्मक योगदान के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें कि यूनेस्को ने यह नेटवर्क 2004 में शुरू किया था ताकि दुनिया भर के ऐसे शहरों को जोड़ा जा सके जो क्रिएटिविटी को सतत शहरी विकास का आधार मानते हैं। इस नेटवर्क का उद्देश्य सिर्फ सांस्कृतिक धरोहरों को पहचानना नहीं, बल्कि रचनात्मकता के जरिए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास को भी बढ़ावा देना है। यूनेस्को के इस नेटवर्क में 7 क्रिएटिव फील्ड्स शामिल हैं। ये हैं क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स, मीडिया आर्ट्स, फिल्म डिजाइन, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर और म्यूजिक। यानी ये नेटवर्क उन शहरों को एक साझा मंच देता है जो अपनी स्थानीय कला, संगीत, खान-पान और संस्कृति को नवाचार के साथ दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। ध्यान दीजिए कि भारत के अब तक 9 शहर इस प्रतिष्ठित नेटवर्क में शामिल हो चुके हैं। और एक और बात, 8वां कैटेगरी भी है, 8वीं कैटेगरी भी, लेकिन आपको कमेंट में बताना है कि यूनेस्को ने हाल ही में 8वीं कैटेगरी में इस क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल करने की जो शर्त रखी है वो 8वीं कैटेगरी क्या है। साहित्य के लिए कोझिकोड को यह दर्जा मिला है इंडिया में, जबकि संगीत के क्षेत्र में ग्वालियर, वाराणसी और चेन्नई को। क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स की श्रेणी में जयपुर और श्रीनगर शामिल हैं, जो अपने पारंपरिक कला रूपों और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं। फिल्म के क्षेत्र में मुंबई को यह स्थान मिला है, जो भारतीय सिनेमा की धड़कन कही जाती है। वहीं गैस्ट्रोनॉमी यानी खान पान की कला के लिए हैदराबाद और अब ये दूसरा शहर लखनऊ, दोनों को यूनेस्को ने मान्यता दी है, जिससे भारत की पाक संस्कृति को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। दोस्तों, भारत ने हाल ही में ताजिकिस्तान स्थित अपने रणनीतिक एनी एयरबेस से अपना ऑपरेशन औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया। ये वही एयरबेस है जिसे भारत ने 2002 से संभाल कर रखा था और यह देश का पहला विदेशी सैन्य ठिकाना था। आपको बता दें कि एनी एयरबेस ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे के पश्चिम में स्थित है। कभी यह सोवियत दौर का उपेक्षित एयरफील्ड था, जिसे भारत ने आधुनिक तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक नई पहचान दी थी। भारत ने शुरुआती 2000 के दशक में ताजिकिस्तान के साथ समझौते के तहत इस एयरबेस का विकास शुरू किया था, जिसमें लगभग $100 मिलियन का निवेश किया गया। विकास के तहत रनवे को बढ़ाकर 3200 मीटर किया गया और रिफ्यूलिंग, रिपेयर और हैंगर जैसी आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई। कई मौकों पर भारत ने यहां 200 तक सैन्य और वायुसेना कर्मियों को भी तैनात किया था। लगभग एक दशक पहले SU यानी सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स भी अस्थायी रूप से यहीं से संचालित किए गए थे। हालांकि 2022 में द्विपक्षीय समझौते की अवधि खत्म हो गई और इसके बाद भारत ने इस ठिकाने से अपने कर्मियों को वापस बुला लिया। अब सवाल उठता है कि आखिर ये एयरबेस भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों था। देखिए, असल में एनी एयरबेस ने भारत को अफगानिस्तान में एंटी तालिबान फोर्सेस से संपर्क बनाए रखने और मानवीय सहायता पहुंचाने का रास्ता दिया था। इसका भौगोलिक स्थान भी रणनीतिक रूप से बहुत अहम था। यह अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो सीधे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से सटा है। यानी सिद्धांततः भारत इस ठिकाने से पेशावर जैसे पाकिस्तानी शहरों तक भी अपनी स्ट्राइक रेंज बढ़ा सकता था। इसके अलावा सेंट्रल एशिया में भारत की रणनीतिक मौजूदगी बढ़ाने के लिए भी ये एक अहम गेटवे था, जहां परंपरागत रूप से रूस का प्रभाव रहा है और अब चीन भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। यही नहीं, 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, तब इसी एयरबेस से भारत ने अपने नागरिकों और अधिकारियों का इवैक्यूएशन भी किया था। अब इस बेस से भारत की वापसी सिर्फ एक ऑपरेशनल बदलाव नहीं, बल्कि यह बदलते भू राजनीतिक समीकरणों का भी संकेत है, जहां नई रणनीतियां और साझेदारियां अब सेंट्रल एशिया में भारत की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित कर सकती हैं। एक बड़ी खबर सामने आई है। भारत अब हाइपरसोनिक तकनीक के उस मुकाम पर पहुंचने वाला है जहां केवल कुछ ही वैश्विक ताकतें खड़ी हैं। दरअसल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO जल्द ही अपने नए ध्वनि मिसाइल सिस्टम का परीक्षण करने जा रहा है और ये एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल है जो भारत को सैन्य सुपर पावर के एलीट क्लब में शामिल कर सकती है। ध्वनि दरअसल एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV है, यानी यह पारंपरिक क्रूज मिसाइलों से बिल्कुल अलग है। आमतौर पर क्रूज मिसाइलें एक तयशुदा मार्ग पर उड़ती हैं, लेकिन ध्वनि को पहले ऊंचाई पर लॉन्च किया जाएगा, जहां से यह हाइपरसोनिक स्पीड पर ग्लाइड करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ेगी। इसकी यही उड़ान शैली इसे लगभग अदृश्य बना देती है। न तो रडार आसानी से पकड़ सकता है, न ही मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट कर सकते हैं। ध्वनि की सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्पीड और सटीकता। यह मिसाइल मैक 5 से मैक 6 यानी करीब 7400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकती है और 6000 से 10,000 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर वार करने की क्षमता रखती है, वो भी लैंड बेस्ड और मैरीटाइम टारगेट्स दोनों पर।
तकनीकी दृष्टि से देखें तो इसका डिजाइन भी एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। इसमें ब्लेंडेड विंग बॉडी कॉन्फ़िगरेशन अपनाया गया है, जिसकी लंबाई लगभग 9 मीटर और चौड़ाई 2.5 मीटर है। इसमें अल्ट्रा हाई टेम्परेचर सेरेमिक कंपोजिट हीट प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे यह मिसाइल वायुमंडल में पुनः प्रवेश के दौरान पैदा होने वाले 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस तापमान को झेल सकती है। इसके अलावा ध्वनि का डिजाइन स्टील्थ ऑप्टिमाइज्ड है, यानी इसके कोणीय सतहें और स्मूथ किनारे इसकी रडार क्रॉस सेक्शन को बहुत कम करते हैं, जिससे यह दुश्मन के ट्रैकिंग सिस्टम से लगभग अदृश्य हो जाती है। आपको बता दें कि आज की तारीख में हाइपरसोनिक तकनीक दुनिया में कुछ ही देशों के पास है। सबसे पहले बात करें रूस की, तो रूस इस तकनीक में सबसे आगे है। उसके पास एवेंगार्ड और किंजल जैसी ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। चीन ने भी तेजी से प्रगति की है। उसका DF-17 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल पहले से ही तैनात है। अमेरिका इस दिशा में कई परियोजनाएं चला रहा है, जिसमें एरो और हॉक, लेकिन अभी वे पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है। इसके अलावा जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी हाइपरसोनिक हथियारों के विकास पर काम कर रहे हैं, हालांकि वे अभी परीक्षण और अनुसंधान के चरण में हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह वैज्ञानिक प्रतिभा को सिर्फ पहचानती ही नहीं, बल्कि उसे वैश्विक सहयोग में बदलना भी जानती है। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री ने दुनिया भर से आए वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव फेलोज के साथ बातचीत की। देखिए, वैभव फेलोशिप कार्यक्रम का नाम ही अपने उद्देश्यों को बयान करता है। वैभव का फुल फॉर्म है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। इस फेलोशिप का लक्ष्य है भारत के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और दुनिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के बीच शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को मजबूत बनाना। इसका सीधा मकसद भारत के शोध इकोसिस्टम को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है और देश में रिसर्च एक्सीलेंस की संस्कृति को और गहराई देना है। यह फेलोशिप NRI, OCI, PIO कैटेगरी के भारतीय मूल के वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों या शोधकर्ताओं को दी जाती है। खास बात यह है कि अपने देशों में रिसर्च में सक्रिय होते हैं ये और भारत के साथ ज्ञान साझेदारी करना चाहते हैं। अब ये भी समझते हैं कि ये किन्हें मिलती है फेलोशिप। शर्तें इस प्रकार हैं। पहली शर्त है, आवेदन करने वाले शोधकर्ता का संस्थान QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में शामिल होना चाहिए। दूसरी, आवेदक के पास PhD, MD या फिर MS डिग्री किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। और तीसरी शर्त, चयनित 75 फेलोज को भारत के 18 नॉलेज वर्टिकल्स में रिसर्च के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इनमें क्वांटम टेक्नोलॉजी, हेल्थ, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, एनर्जी, कंप्यूटर साइंस और मटेरियल साइंसेज जैसे क्षेत्र शामिल हैं। फेलोशिप की अवधि और प्रावधान की बात करें तो वैभव फेलो अपने चुने हुए भारतीय संस्थान में हर साल अधिकतम 2 महीने तक काम कर सकते हैं और ये अवधि 3 वर्षों तक जारी रह सकती है। इस दौरान सरकार द्वारा 4 लाख रुपए प्रति माह का अनुदान दिया जाता है ताकि रिसर्च और यात्रा दोनों में कोई बाधा ना आए। इस पूरे कार्यक्रम का नोडल मंत्रालय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग संचालित करता है। इधर टेक्नोलॉजी की दुनिया में गूगल ने एक ऐसा कदम उठाया है जो भविष्य की दिशा बदल सकता है। हाल ही में गूगल ने प्रोजेक्ट सन कैचर नाम का एक नया रिसर्च इनिशिएटिव लॉन्च किया। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो धरती के डेटा सेंटर्स को सीधा अंतरिक्ष की कक्षा में ले जाएगा। आइए समझते हैं क्या है प्रोजेक्ट सन कैचर। ये प्रोजेक्ट गूगल का एक स्पेस बेस्ड रिसर्च इनिशिएटिव है जिसका मकसद ये जानना है कि कैसे सोलर पावर्ड सैटेलाइट्स की कॉन्स्टेलेशन यानी कि सैटेलाइट्स का समूह के जरिए डेटा सेंटर्स को स्पेस में शिफ्ट किया जा सकता है। गूगल का विजन साफ है, यह है AI को धरती की सीमाओं से बाहर लेकर जाना। इस प्रोजेक्ट के तहत गूगल ऐसे सैटेलाइट बनाएगा जो हाई परफॉर्मेंस AI एक्सेलरेटर्स यानी सुपर फास्ट कंप्यूटिंग चिप्स के साथ स्पेस में ऑपरेट करेंगे। ये सैटेलाइट सूरज की ऊर्जा से चलेंगे और स्पेस में ही डेटा प्रोसेसिंग करेंगे बिना पृथ्वी पर भारी एनर्जी लोड डाले। अब समझते हैं कि कैसे काम करेगा प्रोजेक्ट सन कैचर। गूगल इस प्रोजेक्ट में मॉड्यूलर सैटेलाइट एरेज तैयार कर रहा है जो एक दूसरे से हाई स्पीड फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के जरिए जुड़ेंगे। इन सैटेलाइट्स के बीच डेटा ट्रांसफर की स्पीड कई टेराबिट्स प्रति सेकंड तक होगी, यानी धरती के किसी भी फाइबर नेटवर्क से कहीं ज्यादा तेज। इन सैटेलाइट्स में गूगल के अपने टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स TPUs जो लगाए जाएंगे, जो विशेष तौर पर AI मॉडल्स को ट्रेन और रन करने के लिए बनाए गए हैं। यही TPUs गूगल की ट्रिलियम जनरेशन के हैं और शुरुआती टेस्ट में यह साबित हो चुका है कि ये स्पेस की रेडिएशन को झेल सकते हैं। अब सवाल है कि कब लॉन्च होंगे सैटेलाइट्स। गूगल ने घोषणा की है कि वो प्लैनेट लैब्स के साथ मिलकर 2 प्रोटोटाइप सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा। लॉन्च 2027 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। इसका मकसद है देखना
कि ये हार्डवेयर स्पेस के कठिन वातावरण में कितना टिकाऊ और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। ये सैटेलाइट्स डॉन डस्क सन सिंक्रोनस लो अर्थ ऑर्बिट में घूमेंगे, यानी ऐसी कक्षा में जहां वे लगातार सूरज की रोशनी में रह सके ताकि सोलर एनर्जी का अधिकतम इस्तेमाल हो सके। देखिए, गूगल का प्रोजेक्ट सन कैचर सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं है बल्कि एक टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन है। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो आने वाले समय में डेटा सेंटर्स के लिए धरती पर जगह, बिजली और कूलिंग की समस्या लगभग खत्म हो जाएगी। एआई को चलाने के लिए धरती के बजाय सीधे स्पेस से कंप्यूटिंग होगी। एआई की बढ़ती डिमांड और एनर्जी कंजम्पशन को देखते हुए प्रोजेक्ट सन कैचर को टेक इंडस्ट्री में द फ्यूचर ऑफ सस्टेनेबल कंप्यूटिंग कहा जा रहा है। दोस्तों, दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन को रोकने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन ताजा आंकड़े बताते हैं कि हमारी रफ्तार अब भी बहुत धीमी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की एमिशन गैप रिपोर्ट 2025 ने साफ चेतावनी दी है कि ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण की दिशा में हमारी प्रगति अब भी बहुत कम है। आइए समझते हैं क्या है एमिशंस गैप रिपोर्ट। यह रिपोर्ट यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी यूएनईपी हर साल जारी करता है। इसका मकसद यह आकलन करना होता है कि दुनिया अभी तक पेरिस समझौते के लक्ष्यों की दिशा में कितनी आगे बढ़ी है, यानी क्या हम वाकई में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को सीमित रखने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में हैं या नहीं है। ये रिपोर्ट यूएनईपी, कोपेनहेगन क्लाइमेट सेंटर और कई अंतर्राष्ट्रीय साझेदार संस्थाओं के सहयोग से तैयार होती है। हर साल इसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले जारी किया जाता है ताकि वैश्विक नेता अपनी नीतियों को सुधार सकें। आइए अब एमिशंस गैप रिपोर्ट 2025 की मुख्य बातें समझ लेते हैं। 2025 की रिपोर्ट ने दुनिया को झटका दिया है। इसमें बताया गया है कि भले ही सभी देश अपने नवीनतम नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस एनडीसी को पूरी तरह से लागू कर दें, फिर भी इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान 2.3 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, यानी पेरिस समझौते के वादों से कहीं ज्यादा। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2.3% की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 57.7 गीगाटन CO2 समतुल्य तक पहुंच गया। यह आंकड़ा अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है, जो बताता है कि आर्थिक विकास की दौड़ में क्लाइमेट एक्शन पीछे छूटता जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि अभी तक सिर्फ 60 देशों ने ही अपने 2035 के लिए नए एनडीसीज प्रस्तुत किए और ये मिलकर वैश्विक उत्सर्जन के 63% हिस्से को कवर करते हैं। यानी अभी भी कई बड़े उत्सर्जक देश चुप हैं या फिर नए लक्ष्यों को लेकर गंभीर नहीं हैं। रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि अगर दुनिया को 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान सीमा के भीतर रहना है तो हमें 2035 तक वैश्विक उत्सर्जन में 55% की कमी करनी होगी। और ये एक असंभव सी चुनौती लगती है क्योंकि मौजूदा नीतियां इस दिशा में बेहद धीमी हैं। यूएनईपी ने जोर देकर कहा कि अब सिर्फ वादों से नहीं बल्कि वास्तविक कार्रवाई की जरूरत है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल सब्सिडी को खत्म करना, ग्रीन एनर्जी निवेश को बढ़ाना और क्लाइमेट फाइनेंस को न्याय संगत तरीके से बांटना। एमिशंस गैप रिपोर्ट 2025 ने एक बात साफ कर दी है कि समय अब बहुत कम है। अगर ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर सीमित रखना है तो 2025 से 2035 के बीच की ये डेकेड ऑफ डिसीजन इंसानी इतिहास की सबसे अहम अवधि होगी। हाल ही में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर सोफा रिपोर्ट 2025 जारी की गई। इस रिपोर्ट ने एक बेहद चिंताजनक तस्वीर पेश की। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में भूमि क्षरण यानी कि लैंड डिग्रेडेशन अब 1.7 अरब लोगों को प्रभावित कर रहा है। यह न सिर्फ खाद्य सुरक्षा बल्कि इकोसिस्टम की स्थिरता के लिए भी खतरा बन चुका है। आइए समझते हैं पूरी खबर। देखिए, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर सोफा रिपोर्ट FAO की वार्षिक रिपोर्ट है। यह हर साल वैश्विक कृषि, भूमि उपयोग और खाद्य प्रणालियों से जुड़े सबसे बड़े मुद्दों का विश्लेषण करती है। 2025 की रिपोर्ट का फोकस इस बार है मानव जनित भूमि क्षरण का असर और उसका कृषि उत्पादकता, उसकी गरीबी और भूख से सीधा संबंध। यह रिपोर्ट बताती है कि कैसे खेती, चराई, शहरीकरण और वनों की कटाई जैसी गतिविधियों ने धरती की उर्वरता को गंभीर रूप से प्रभावित किया और अब यह संकट मानव अस्तित्व तक को चुनौती देने लगा है। सोफा 2025 रिपोर्ट के मुताबिक कृषि विस्तार अभी भी वैश्विक वनों की कटाई का मुख्य कारण है। यह अकेले लगभग 90% जंगलों के नुकसान के लिए जिम्मेदार है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि पूर्वी और दक्षिणी एशिया इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं। यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है और भूमि क्षरण भी व्यापक स्तर पर हुआ है। भारत का नाम इस रिपोर्ट में विशेष रूप से सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में मानव जनित भूमि क्षरण के कारण कृषि उत्पादकता में भारी गिरावट दर्ज की गई। देश के कई हिस्सों में यील्ड गैप्स यानी वास्तविक उत्पादन और संभावित उत्पादन के बीच अंतर बहुत ज्यादा है।
इतना ही नहीं, हर साल लगभग 3.6 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि छोड़ी जा रही है, यानी उपजाऊ खेत धीरे धीरे बंजर होते जा रहे हैं। एफएओ ने चेतावनी दी है कि अगर भूमि के इस क्षरण को रोका नहीं गया तो आने वाले वर्षों में खाद्य असुरक्षा, भूख और कुपोषण की समस्या और बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे मिट्टी की गुणवत्ता घटेगी, फसल उत्पादन घटेगा और इससे गरीबी और भूख का दायरा और फैलेगा। रिपोर्ट यह भी बताती है कि इस स्थिति से निपटने के लिए सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, पुनर्वनीकरण यानी रिफॉरेस्टेशन और रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर जैसे कदमों का तेजी से अपनाने की शुरुआत करनी होगी, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए उपजाऊ धरती बस इतिहास बनकर रह जाएगी। हाल ही में राष्ट्रपति को उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान रम्माण मास्क भेंट किया गया। चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या है। दरअसल रम्माण एक वार्षिक धार्मिक उत्सव है और ये हर साल अप्रैल के अंत में उत्तराखंड के सलूर दूंगरा नामक जुड़वा गांव में मनाया जाता है। यह पर्व भूमियाल देवता को समर्पित होता है। इन देवता को गांव का रक्षक और भूमि का संरक्षक माना जाता है। 2009 में यूनेस्को ने इस उत्सव को अपनी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की सूची में शामिल किया था, यानी इसे विश्व सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा मिला है, जो इस बात का प्रमाण है कि रम्माण न सिर्फ एक त्योहार है बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही लोकनाट्य, लोक कथा और अनुष्ठानिक कला का जीवंत संग्रह भी है। इस महोत्सव की सबसे बड़ी खूबसूरती है रिचुअल्स और परफॉर्मेंस का संगम, जहां रामायण के प्रसंगों का पाठ, मुखौटों में नृत्य और स्थानीय देवी देवताओं की कथाएं एक साथ जीवंत हो उठती हैं। हर जाति और समुदाय की अपनी विशेष भूमिका होती है। जैसे पुजारी पूजा करते हैं, मुखौटा कलाकार उन्हें तैयार करते हैं, ढोल दमाऊ बजाने वाले ताल देते हैं और पूरा गांव मिलकर इस उत्सव को एक सामाजिक धार्मिक नाटक में बदल देता है। यह आयोजन भूमियाल देवता के मंदिर के प्रांगण में होता है, जिसे पवित्र स्थल माना जाता है। यहीं पर कलाकार भोजपत्र से बने मुखौटे पहनकर प्रदर्शन करते हैं। कुल 18 प्रकार के मुखौटे तैयार किए जाते हैं, जो पात्रों की विविधता और मिथकों की गहराई को दर्शाते हैं। इधर महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में एक अहम सार्वजनिक स्वास्थ्य कदम उठाते हुए कुष्ठ रोग को नोटिफिएबल डिजीज घोषित किया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब राज्य में किसी भी लेप्रेसी के केस की सूचना स्वास्थ्य विभाग को देना अनिवार्य होगा। यह फैसला न केवल निगरानी को मजबूत करेगा बल्कि बीमारी के शुरुआती निदान और समय पर उपचार में भी मदद करेगा। देखिए, हैंसेन डिजीज कहते हैं इसको, या फिर कुष्ठ रोग कहते हैं। एक संक्रमणकारी रोग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नामक बैक्टीरिया से होता है। यह मुख्य रूप से त्वचा, नसों, आंखों और शरीर के अन्य हिस्सों को प्रभावित करता है। इसे एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज माना जाता है, क्योंकि आज भी दुनिया के 120 से अधिक देशों में इसके लगभग 2 लाख नए मामले हर साल दर्ज किए जाते हैं। भारत में इसे 2005 में नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के तहत एक समान रूप से नोटिफिएबल घोषित किया गया था। चलिए अब संक्रमण का तरीका समझते हैं। ये रोग आमतौर पर अनट्रीटेड मरीज की नाक या मुंह से निकलने वाले सूक्ष्म ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है, लेकिन केवल लंबे और निकट संपर्क में रहने से। यह साधारण संपर्क जैसे हाथ मिलाने, खाना साझा करने या साथ बैठने से नहीं फैलता। इलाज शुरू होते ही रोगी संक्रमण फैलाना बंद कर देता है। लक्षणों की बात करें तो बैक्टीरिया के संपर्क में आने के 3 से 5 साल बाद तक लक्षण दिख सकते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है त्वचा पर स्थायी घाव, गांठें, सूजन, जो कई हफ्तों या महीनों तक ठीक नहीं होती। कुछ मामलों में प्रभावित अंगों में छूने या दर्द का एहसास खत्म हो जाता है, जिससे व्यक्ति को चोटें और जलने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अब राहत की बात यह है कि लेप्रेसी पूरी तरह इलाज के योग्य रोग है। इसके लिए 3 दवाएं हैं, यानी डेप्सोन, रिफेम्पिसिन और क्लोफेजिमिन का संयोजन प्रयोग में लाया जाता है, जिसे मल्टी ड्रग थेरेपी यानी MDT कहा जाता है। दोस्तों, जैव विविधता की दिशा में वैश्विक प्रयासों को एक नई रफ्तार मिली है। हाल ही में 7 देशों ने कुनमिंग बायोडायवर्सिटी फंड से $5.8 मिलियन की सहायता प्राप्त की है, ताकि वे अपने कृषि क्षेत्र को नेचर फ्रेंडली यानी प्रकृति संवेदनशील बना सकें। यह कदम न केवल पर्यावरणीय स्थिरता की ओर बढ़ने का संकेत है, बल्कि जैव विविधता संरक्षण के लिए एक ठोस वित्तीय सहयोग का उदाहरण भी है। अब जरा समझते हैं कि कुनमिंग बायोडायवर्सिटी फंड है क्या। देखिए, यह एक मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड है, जिसे 2021 में COP15 यानी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के पहले भाग के दौरान लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क को स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलतापूर्वक लागू करना है। इस फंड की शुरुआती पूंजी चीन द्वारा लगाई गई थी। आपको बता दें कि चीन द्वारा 1.5 बिलियन युआन यानी लगभग $200 मिलियन दिए गए थे। खास बात यह है कि इसे चीन के पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नेतृत्व में स्थापित किया गया है।
हालांकि इसमें कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी CBD का सचिवालय और UNDP भी साझेदार हैं। इस फंड का फोकस खासकर विकासशील देशों पर है ताकि वे अपनी नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटजीज और एक्शन प्लान्स को तेजी से लागू कर सकें और बड़े पैमाने पर पर्यावरण संरक्षण के कदम उठा सकें। अब बात करते हैं कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क की। दोस्तों, इसे दिसंबर 2022 में CBD के COP15 सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था। इसका लक्ष्य है सतत विकास लक्ष्यों SDGs को समर्थन देना और पृथ्वी पर प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन को 2050 तक हासिल करना। इस फ्रेमवर्क में 2030 तक के लिए 23 लक्ष्यों और 2050 तक के लिए 4 वैश्विक उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है ताकि वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए जैव विविधता को संरक्षित किया जा सके। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल, हाल ही में गोगाबील झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक ऑक्सबो प्रकार की वेटलैंड है जो बिहार के ट्रांस गैंगेटिक प्लेन्स में स्थित है। इसे बिहार की पहली कम्युनिटी रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। यह झील हाल ही में रामसर साइट के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुकी है। यह झील गंडक नदी के उत्तर और कोसी नदी के दक्षिण में स्थित है। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल 1, 2 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1 और 3 या फिर 1, 3 और 4। अगला प्रश्न, हाल ही में ओडिशा में स्थापित किए गए भारत के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन प्लांट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह प्लांट सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर के संपूर्ण उत्पादन चेन को कवर करता है। सिलिकॉन कार्बाइड को पहली बार वैज्ञानिक एडवर्ड जी एचेसन ने खोजा था। सिलिकॉन कार्बाइड की कठोरता डायमंड से अधिक होती है। इसका उपयोग लाइट एमिटिंग डायोड्स यानी LEDs और अब्रेसिव्स दोनों में किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल 1, 2 और 4, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के तहत कौन सा भारतीय शहर शामिल हुआ? हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर या फिर वाराणसी। अगला प्रश्न, एनी एयरबेस जिसे भारत ने हाल ही में ताजिकिस्तान में संचालन से समाप्त किया, उसकी रणनीतिक स्थिति को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे के उत्तर में स्थित है और चीन की सीमा से सटा है। यह अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। यह ईरान की सीमा पर स्थित भारत का पहला विदेशी नौसैनिक ठिकाना था। इसे भारत ने रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया था। अगला प्रश्न, वैभव फेलोशिप प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह फेलोशिप केवल भारत में कार्यरत वैज्ञानिकों को दी जाती है। इसका उद्देश्य भारत के उच्च शैक्षणिक संस्थानों और विदेशी शोध संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ाना है। यह कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट सन कैचर जो हाल ही में चर्चा में था, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गूगल द्वारा शुरू किया गया एक स्पेस बेस्ड डेटा प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा से संचालित सैटेलाइट्स के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्पेस में ऑपरेट करना है। यह प्रोजेक्ट संयुक्त रूप से नासा और इसरो द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, एमिशंस गैप रिपोर्ट जो हाल ही में चर्चा में रही, किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? IPCC, WMO, UNEP, UNFCCC। अगला प्रश्न, कुनमिंग बायोडायवर्सिटी फंड की स्थापना किस देश के नेतृत्व में की गई थी? जापान, चीन, भारत या फिर दक्षिण कोरिया। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार को रात 9 बजे फिर से मुलाकात होगी। इस हफ्ते जो सवाल मैंने पूछे हैं उसके जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। पिछले हफ्ते के सवालों के जवाब मैं स्क्रीन पर छोड़कर जाऊंगा। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां इसकी PDF मिलती है। नमस्कार।